नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका खानम शेरवानी। बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव हुए थे हाल ही में, अब उसके नतीजे आ गए हैं। नए प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है, समारोह भी हो गया है। भारत की तरफ से स्पीकर साहब हमारे ओम बिरला गए और साथ-साथ वहाँ ऑपोजिशन के लीडर से की जो जमात-ए-इस्लामी से हैं, उनसे मुलाकात की हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने। तो फिलहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे, उनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। ये अभी 17 फरवरी को ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उनकी कैबिनेट का भी गठन हो गया है और सबसे बड़ी बात इस पूरे कैबिनेट के गठन में वो ये है कि न सिर्फ कि मुस्लिम जो वहाँ बहुसंख्यक हैं, उन लोगों को ज़ाहिर है कैबिनेट में मंत्रालय दिए गए हैं अलग-अलग। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, बुद्धिस्ट, उन दोनों को भी मंत्री बनाया गया। यहाँ जो हिंदुओं की आबादी है वो 8% से भी कम है और एक मंत्री को बाकायदा बनाया गया है। मैं आपको कुछ ही पलों में बताऊँ उनका प्रोफाइल और कितनी अहम बात है ये, खासकर क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में एक तरह की सांप्रदायिकता का जो एक कॉम्पिटिशन, एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक कम्पेटिटिव कम्युनलिज़्म, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँ ये अच्छी खबर है, खासकर ऐसे वक़्त में जबकि भारत में तीसरा टर्म चल रहा है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मंत्री नहीं है जो इस्लाम धर्म के मानने वाला हो और साथ ही कोई भी जो सांसद है बीजेपी से वो चुनकर नहीं आया, ना टिकट दिया गया, ना कोई चुनकर आया। एक ही पल में अभी उन दोनों चीज़ों पे और खासकर उन लोगों के दोहरेपन को, उन लोगों के दोगलेपन को मैं कॉल आउट करना चाहती हूँ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ट्रीटमेंट को लेकर कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है, उसको लेकर एक मोहरा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर ये माने कि वहाँ अगर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ भी अत्याचार जायज़ है। तो यहाँ आप सुन लीजिए, आपके तारिक की जो कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए, उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा है। 2 अल्पसंख्यकों को मंत्रालय दिए गए हैं, एक हिंदू हैं मैंने आपको बताया। बांग्लादेश में 4 अल्पसंख्यक सांसद हैं जो चुन कर आए हैं, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है, उनकी लिस्ट भी आने वाली है हमारे पास। बांग्लादेश चुनाव में रहमान की जो पार्टी है, उन्होंने 212 सीटें जीती है और साथ-साथ धर्म की राजनीति करने वाली जो जमात-ए-इस्लामी है, उसने भी 77 सीटें उन्हें मिल गई हैं और मेन ऑपोज़िशन वो बन गए हैं फिलहाल वहाँ पर। बांग्लादेश चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, 2 रितु ने और साथ ही योगेश्वर चंद्र राय और निताई रॉय चौधरी, ये दोनों महत्वपूर्ण लोग हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये दोनों हिंदू उम्मीदवार हैं जो बांग्लादेश की जो बीएनपी पार्टी है उसके टिकट पर जीत कर आए हैं और निताई चौधरी को मंत्री बनाया गया है। अब ये कौन है निताई चौधरी, ये सुन लीजिए आप। निताई चौधरी बांग्लादेश के नेशनल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी अहम नेता माने जाते हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उनको एक रस्म अदायगी के लिए सिर्फ़ उनको मंत्री बना दिया गया है, बल्कि पार्टी का जो पूरा संगठन है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब से नहीं बल्कि बड़े पुराने नेता हैं, दशकों से बीएनपी के साथ जुड़े रहे हैं। इसके अलावा एक बार पहले भी वो मंत्रालय का हिस्सा रह चुके हैं। तो आप ये सोचिए कि पेशे से वकील हैं और ढाका विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। काफ़ी पढ़े-लिखे, तजुर्बेकार और बड़े ही खांटी के नेता वो माने जाते हैं। हाल ही में चुनाव हुए हैं, मागुरा 2 सीट से जीत हासिल हुई है और उन्होंने किसको हराया? जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार को हराया। यानी आप ये सोचिए कि जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार जो बहुसंख्यकवाद की वहाँ राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उसके कैंडिडेट को हराया एक हिंदू कैंडिडेट ने और उसके बाद उनको मंत्री भी यहाँ पर बनाया गया। तारिक रहमान की सरकार में मंत्री उनको बनाया गया है, एक ही यहाँ के वो हिंदू हैं फिलहाल। निताई रॉय ने पहले 1990 में हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार में युवा और खेल मंत्री भी रह चुके हैं। कई दशकों बाद फिर से उनको मंत्रालय दिया गया है। मैंने आपको बताया कि 8% से भी कम आबादी है हिंदुओं की और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस लिहाज से चूँकि भारत एक ऐसा देश जहाँ पर दशकों नहीं सदियों से जो मुस्लिम आबादी है उसका एक इतिहास रहा है। मुसलमान चुनकर आते हैं, मुसलमान मंत्री भी रहे हैं, मुसलमान राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में ये देखने को मिल रहा है कि पूरे तरीके से एक तरह का राजनीतिक सफाया मुसलमानों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ उससे पहले कि भारत में जो मुसलमानों के साथ जिस तरह का बर्ताव नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है, जिसमें उनका एक तरह से पॉलिटिकली भी राजनीतिक तौर पे भी उनको हाशिए पर धकेलना
शामिल है। ये उसी का एक हिस्सा है, पूरी प्रक्रिया प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि किस तरह से उनको दोयम दर्जे के एक नागरिक के तौर पर तब्दील करने की ये एक कोशिश है। ये कोई अलग से मैं इस बात को नहीं देखती कि देखिए कोई मुस्लिम विधायक नहीं है या सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, बाकी सब ठीक चल रहा है। ये उस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ये जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी के चीफ और लीडर ऑफ अपोज़िशन शफीकुर रहमान से भी मिले हैं और ये जो एक महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि ये जमात के जो अमीर हैं ये इनसे मिलेंगे। लीडर ऑफ अपोज़िशन है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक एक तरह से एक हाथ की दूरी पर इनको रखा गया था और अब इनसे मिलना, खासकर यहाँ पर ये पता चलता है द वायर्ड आर्टिकल ही बताता है कि 1971 का जो लिबरेशन वॉर है उसका पूरा इतिहास देखें और किस तरह से जमात को एक तरह की एक प्रो पाकिस्तान पार्टी के तौर पर जाना जाता है या प्रो पाकिस्तान उनके स्टैंड के तौर पर जाना जाता है। तो भारत में और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का उनसे मिलना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालाँकि यूनुस साहब से नहीं मिले यहाँ पर भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। ओम बिरला जी को प्रधानमंत्री के एक लेटर के साथ वहाँ पर भेजा गया। जी हाँ, वो मुझे भूले बिसरे से मुख्तार अब्बास नकवी याद आ रही हैं। 2022 वो आखिरी साल था जब मोदी सरकार में कुल मुस्लिम मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद स्मृति ईरानी जी को उनका पद दे दिया गया और उसके बाद वो पुरानी खुली हुई कोई कहानी अब ये रह गई है फिलहाल। पहली बार भारत के इतिहास में कोई जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका कोई सांसद नहीं है, फिलहाल कोई मिनिस्टर नहीं है। आप ये सोचिए कि वो बचा-कुचा एक अदना सा पद होता था अल्पसंख्यक मंत्रालय का और उसमें ज़्यादातर एक तरह का कन्वेंशन था, एक रिवायत थी कि उसमें मुस्लिम को ही इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति को बनाया जाना था मंत्री। अब वो रस्म भी तोड़ दी गई कि इस रस्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है और सीधे-सीधे इसका आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि मुसलमान वोट नहीं देते बीजेपी को इसलिए हम उन्हें टिकट नहीं देते। यहाँ तो पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। अगर आप टिकट देंगे, मुसलमानों की भलाई की बात करेंगे, उन्हें भारत का एक एक तरह से नागरिक मानने की कोशिश करेंगे, तब तो मुसलमान आपके पास आएगा और आपको वोट देगा और तब सांसद बनेंगे और तब मंत्री बनेंगे। क्या हो सकता है इससे बड़ा फ़र्क बन मिल जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे तरीके से आप ये देखिए 20 करोड़ से ज़्यादा देश में मुसलमान 15 14 से 15% के आसपास उनकी आबादी है और उससे लगभग आप आधी आबादी वाले जो बांग्लादेश में आबादी है हिंदू की वहाँ एक मंत्री बनाया गया लेकिन दोगुनी आबादी वाले व्यक्ति को और उसकी आबादी को किस तरह से लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। अब भी जब ये कार्यक्रम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि टीपू सुल्तान के नाम को एक हॉल का नाम था महाराष्ट्र में उसको हटा दिया गया है। अभी फिलहाल पत्थरबाजी चल रही है। यानी हर रोज एक सांप्रदायिकता का नया मोर्चा खोला जाता है ताकि जनता को एक तरह से बिल्कुल मैं कहूँगी पूरी जनता को ही भारत की एक एक एज पे रखा जाए, एक ऐसे नुकीले जगह पे रखा जाए जहाँ वो सुकून से बैठ ना सके, वो अपने आप को स्थिर महसूस ना कर सके और उसी पूरी पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है कि बीजेपी ने अब एक तरह से ऐसा लगता है कि उनकी या कोई आधिकारिक एक नीति बन चुकी है। आप ये सोचिए कि जो ये मुस्लिम जो मोर्चा है भाजपा का तथाकथित, वहाँ पर भी उसमें उसको भी मुसलमान नहीं बनाया गया, यानी उसका भी अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। आप अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि जो मुस्लिम मोर्चा, उसका भी अध्यक्ष एक गैर मुस्लिम है। इतनी ज़्यादा सिंसियर है जो बीजेपी है वो मुसलमानों को लेकर। तो साफ तौर पे यहाँ पे हम देखें कि जो 18वीं लोकसभा है, मुस्लिम सांसदों की हिस्सेदारी पिछले 6 दशकों में कम से कम है फिलहाल। देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब-करीब 14-15% है, मैंने आपको बताया। और फिलहाल जो सदस्य हैं वो 5% से भी कम है। कुल मिलाकर लोकसभा में फिलहाल 24 मुस्लिम सांसद हैं, 4% से 5% से कम 4.4% हैं। और इसके अलावा दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो सेक्युलर पार्टियाँ तथाकथित, वो भी भाजपा की इस बहुसंख्यकवाद की राजनीति के दबाव में सीधे तौर पर उन्होंने भी टिकट देना मुसलमानों को बहुत कम कर दिया है। यानी कि आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो सांसदों की तादाद थी वो ज़्यादा थी इस बार 2024 में, उसके बावजूद भी मुसलमानों की जो तादाद है वो कम हो गई है। तो पूरे तरीके से मुझे याद आ रहा है ओम बिरला जी की ये तस्वीर वहाँ पर देखने के बाद कि मैं कह रही थी कि किस तरह आईपीएल में जब शाकिब अल हसन थे, जब उनके खेलने की बात थी तो शाहरुख खान को कितना बदनाम किया गया, उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई और आखिर में ये हुआ कि बाकायदा उनको आईपीएल से ही हटा दिया गया। यानी कि भारत ने उनको नहीं शामिल किया इस पूरे खेल में। इतना दबाव था, लेकिन ओम बिरला जी वहाँ जाएँगे तो कोई बात नहीं है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं, मैं कही अच्छी बात है ये। कि नई सरकार बनी है, पड़ोसी देश है, महत्वपूर्ण देश है, भारत की सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है कि मतभेदों को भुलाकर वहाँ हाथ मिलाने जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर दोहरापन जो है, जो दोगलापन है, उसको यहाँ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि एक शाहरुख खान को दबाव दे देते हैं आप। एक तरफ आप शाकिब अल हसन को खेलने नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ओम बिरला जी चले जाते हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी चले जाते हैं, तो वो करें तो सब कुछ ठीक है। तो सीधे तौर पर मुझे लगता है बांग्लादेश ने एक बार फिर से ये उदाहरण सेट किया है कि किस तरह से अपने अल्पसंख्यकों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और उम्मीद है कि भारत भी इससे कुछ इंस्पिरेशन लेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।